स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली जो इक्वेशन है, लुईस डी ब्रोगली ने 1924 में एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन क्या डिफाइन करती है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ने कहा कि जो मटेरियल पार्टिकल है उनके पास क्या होती है? ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर मतलब उनके पास वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। लुईस डी ब्रोगली in 1924 state that all moving material particle have dual nature, that means wave nature and particle nature। जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसका वो क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। यहाँ पर लैम्डा क्या है? वेव नेचर है, एम वी क्या है? पार्टिकल नेचर को नोट करता है। ठीक है, दोनों नेचर को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो डेरिवेशन है, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पर बेस्ड बहुत डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली क्या था? लुईस डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक इक्वेशन दी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, जिसके थ्रू उन्होंने क्या कहा कि जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके पास ड्यूअल नेचर होती है, यानी वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। जो उन्होंने डेरिवेशन कैसे किया इसका, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या डिफाइन करती है? पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये प्लैंक्स इक्वेशन थी। और उन्होंने क्या किया? एक आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज किया। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास और एनर्जी क्या होते हैं? एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कन्वर्जन के लिए आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी। क्या इक्वेशन दी थी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है? मास हो गया, ई एनर्जी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, ये इस यहाँ से क्या आइंस्टाइन शो कर रहा है कि जो एनर्जी है वो मास पर डिपेंड कर रही है, कि एनर्जी और मास एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड जितना मास चेंज हो रहा है एनर्जी के अंदर, मतलब कि अगर 1 ग्राम चेंज हो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? वो एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जो डी ब्रोगली था उसने दोनों इक्वेशन को यूज किया कि यहाँ से एनर्जी निकाल रहे हैं हम एच सी बाई लैम्डा और यहाँ से एनर्जी निकाल रहे हैं एम सी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर दिया। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एच सी बाई लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? एम सी स्क्वायर आ जाएगा। एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हम अगर लैम्डा कैलकुलेट करते तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू, या फिर एच सी बाई एम सी, एक सी यहाँ कैंसिल कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी आ जाएगा। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट सी की जगह हम वेलोसिटी को सी क्या कर रहे थे? हम वेलोसिटी ऑफ लाइट लेकर के चल रहे थे। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हम उसको कंसीडर कर ले वी, कि वो मान लिया कि वो सी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, किसी भी वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? एच बाई एम वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और एम वी किसके इक्वल होता है? पी के। पी क्या है? मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी या फिर एच बाई पी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? लैम्डा जो है यूनिवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? पी के, यानी मोमेंटम के। लैम्डा क्या है? वेव नेचर है। मोमेंटम क्या? पार्टिकल नेचर के, क्योंकि इसके अंदर क्या मास और वेलोसिटी इंक्लूड हो रहे, तो ये पार्टिकल नेचर को है। लैम्डा क्या? वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेव नेचर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? पार्टिकल नेचर के। इसका मतलब क्या है कि वेव नेचर जो है और पार्टिकल नेचर क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेव नेचर अगर ज्यादा होगा तो उसके पास पार्टिकल नेचर कम होगी, पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास वेव नेचर कम होगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली इक्वेशन के बीच में, डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, इसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं, और लैम्डा को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 इधर चला गया था, 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया? एम से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या फिर एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एम वी क्या आ जाएगा? 2 एम ई रेज टू पावर 1/2। और हमें पता है कि जो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन है या वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और एम वी क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 2 एम वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी ब्रोगली इक्वेशन और जो डी ब्रोगली इक्वेशन से जो वेवलेंथ है और डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में ई क्या है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम वी। इसके बाद ये तो हमारी होगी डी ब्रोगली इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, वेवलेंथ दे देगा, वेवलेंथ पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ठीक है ना। वो पूछ लेगा वहां से मास कैलकुलेट करना, मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैलकुलेट करना, मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर हमें वेवलेंथ पता है, ठीक है। ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन स्टडी की है, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वर्क करती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग मटेरियल है, उसके पास क्या होगी, वेव नेचर भी होगी और क्या होगी, पार्टिकल नेचर भी होगी। वेव नेचर भी होगी और पार्टिकल नेचर भी होगी। यानी कि जब मूविंग जो भी मटेरियल मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रख रहा है, यानी उसके साथ कोई ना कोई वेव भी एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके साथ कोई ना कोई वेव भी एसोसिएटेड है। जब क्या होता है, हमने अभी जो इक्वेशन देखी है वो हमारी इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहां से हमें क्या मिलता है कि जो लैम्डा है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। एम क्या है, मास ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी, उतनी कम क्या होगी, वेवलेंथ होगी। जितना ज्यादा मास होगा, मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, मास जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। जब हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मास क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर हम बात करें, मैक्रोस्कोपिक, क्या हमने वर्ड यूज किया है, मैक्रो, मैक्रो यानी जिसका साइज बड़ा है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, मास ज्यादा होता है, ठीक है, मास ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू माइक्रो। माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, मास कम होता है, लेस मास होता है। इसका मास क्या होता है, मोर मास होता है इसके पास, ठीक है। तो जब मास ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इसकी कम होगी, और इसकी लैम्डा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी लैम्डा इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि ये हमें ऑब्जर्व ही नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जबकि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा है कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है उनके लिए सिग्निफिकेंस है, उसका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। द डी ब्रोगली इक्वेशन है सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, बट नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनका लार्ज, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनका क्या होता है, लार्ज मास होता है, और वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है, और उसको मेजर नहीं कर सकते बाय अवेलेबल मेथड। जो भी हमारे पास मेथड अवेलेबल है उनसे हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। हम इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमने ले लिया कि एक बॉल ले ली और एक क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बॉल का मास 0.1 kg, कोई ज्यादा नहीं है, 0.1 kg 100 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। एक बॉल है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। दोनों के लिए हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है मास 9.1 × 10⁻31 kg के इक्वल होता है। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, h ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय व्हिच इट इज मूविंग। देन h इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻34 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकंड, और मास क्या हो गया 9.1 × 10⁻31 kg, और जो हमारा वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है 10⁵ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 kg कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो हमारे जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 7.27 × 10⁻⁹ मीटर। अगर हम ये ही कैलकुलेशन यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ बॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं, जब हम बॉल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय मास ऑफ द बॉल इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻31 34 kg पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड बाय 0.1 kg मास ऑफ द बॉल इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, 6.626 इंटू 10⁻�38 मीटर। तो जो वेव एसोसिएटेड है
बॉल के साथ। ये तो है 10⁻38 में, ये 10⁻9 में। 10⁻38 बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो गई, ठीक है ना। वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई, तो इसलिए क्या है, जो वेव एसोसिएटेड बॉल के साथ वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन वेव। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते, जो भी हमारे पास मेथड अवेलेबल है। इसलिए क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, और बॉल क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, तो ये जो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है, मैक्रोस्कोपिक के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हमारा जो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन की है, हमने कहा है कि ये वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करिए, पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन करिए। तो ये कुछ ना कुछ एविडेंस भी शो करेगी। हमने पीछे पढ़ा था, वेव नेचर भी पढ़ी थी, पार्टिकल नेचर भी पढ़ी थी, उनके पर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट भी पढ़े थे, ठीक है ना। उनको देखते हैं कि ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, उन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर पाती है, नहीं कर पाती। जैसे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ द पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर के फेवर में एविडेंस पढ़ेंगे कि पार्टिकल नेचर जो शो कर रहा है वो उस पर बेस्ड कोई एक्सपेरिमेंट है जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। तो एन इलेक्ट्रॉन हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कहा, उसके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल की। उसके पास मास भी है, चार्ज भी है, एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका यहां से क्लियर तो हो रहा है कुछ कुछ कि उसके पास मास है, चार्ज है, एनर्जी है, मोमेंटम है, तो पार्टिकल नेचर है। तो उसके लिए क्या है, कुछ एविडेंसेस हैं। सबसे पहले क्या है, सेंसिलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा था जो जेडनेस स्क्रीन होती है, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर क्या किया था, जेडनेस की कोटिंग की थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। उससे क्या होता है, जब उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है, ठीक है ना। लाइट का एक स्पॉट सा मिलता है, उसको क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट से हमें पता चलता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो इसी यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। जो ये प्रोसेस है, फिनोमिना है जेडनेस स्क्रीन का लाइट स्पॉट फॉर्म करने का, उसको ये कहते हैं सेंसिलेशन कहते हैं। कि जब एक बीम है इलेक्ट्रॉन की, ये देखो यहाँ पर कि जब एक हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोर्स ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल करवा रहे हैं हम जेडनेस स्क्रीन के ऊपर, यानी एक स्क्रीन है उसके ऊपर हमने जेडनेस की कोटिंग की हुई है, तो हमें क्या मिलता है, ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये स्पॉट से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, जहां पर स्पॉट मिला इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये स्पॉट मिल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये स्पॉट मिल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर स्पॉट मिल रहा है, मान लो जहां जहां हमें स्पॉट मिल रहा है वो सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है। पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है वो यहीं पर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आई, ऐसा नहीं हो। यानी कि जो मिल रहे हैं स्पॉट वो क्या मिल रहे हैं, लोकलाइज मिल रहे हैं। यानी फॉर वन इलेक्ट्रॉन वी गेट वन स्पॉट एंड फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन वी गेट सेकंड स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही प्रोसीजर है। इसको हम क्या कहते हैं, जो लोकलाइज स्पॉट मिल रहे हैं, ये क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर को, इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल नेचर है उसको प्रूव करते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है। When a beam of electron is made to strike on a zinc sulfide screen, there is a formation of localized light spots, and this phenomena is called scintillation. This localized spot proves particle nature of electron. और सेकंड क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो दोनों भी क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, एविडेंस इन फेवर ऑफ द वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर को फेवर करने के लिए कुछ एविडेंस दिए गए, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और उनके बेस पर कहा गया कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो सही है। जो मटेरियल है उसके पास क्या होता है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। सबसे पहले डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया। डेविएशन और जर्मर क्या थे, दो साइंटिस्ट थे, सीपी डेविएशन और एलएच जर्मर। उन्होंने क्या किया, 1927 के अंदर एक डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही थी उसको कहाँ फोल्ड करवाया, निकल क्रिस्टल के ऊपर फोल्ड करवाया। जब निकल क्रिस्टल के ऊपर फोल्ड करवाया तो डायफ्रैक्शन बीम थी वो डायफ्रैक्ट होकर के कहाँ, उन्होंने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। जो बीम थी वो फोल्ड कहाँ करवाई, फोटोग्राफिक फिल्म पर। जो फोटोग्राफिक फिल्म पर डलने के बाद उसने उसको ऑब्जर्व किया, वो क्या मिल रहा था, डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा मिल रहा था, ऐसा ऐसा मिल रहा था। जो डायफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन बीम के लिए मिल रहा था निकल क्रिस्टल पर फॉल होने के बाद, वैसा ही डायफ्रैक्शन पैटर्न किसके लिए मिलता है, एक्स रेज के लिए मिलता है। तो जो डायफ्रैक्शन एक्स रेज क्या होती है, वेव नेचर होती है। इसका मतलब कि डायफ्रैक्शन सेम है तो दोनों के पास क्या होगी, वेव नेचर होगी।
समझा रही है ना बात, कि जब इलेक्ट्रॉन बीम थी उसको निकल क्रिस्टल के बाद के ऊपर फोल्ड करवाने के बाद जब उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, वो पैटर्न सिमिलर था, जैसा कि वो पैटर्न बिल्कुल सेम था जैसा कि एक्स रेज के लिए मिल रहा था। एक्स रेज की वेव नेचर होती है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी भी क्या होती है, वेव नेचर होती है। तो व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेड टू स्ट्राइक निकल क्रिस्टल एंड द रिफ्लेक्टेड बीम फॉल्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक रिंग इज फॉर्म्ड कॉल्ड डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, और जो डायफ्रैक्शन पैटर्न था इज सिमिलर टू द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सरे। ठीक है, एक्सरे हैव वेव नेचर, सो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव वेव नेचर। थॉमसन एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो जीपी थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, 1928 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जैसे जो हमारा डाइविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर निकल क्रिस्टल यूज किया था, इन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया। गोल्ड फॉइल के यूज करने के बाद भी जो पैटर्न ऑब्जर्व किया वो सेम था। इससे क्या होता है, इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या है, वेव नेचर है। इन 1928 जीपी थॉमसन performed the same experiment independently by using a thin foil of gold in place of nickel crystal. ठीक है, he also got similar diffraction pattern for the electron beam. This also support the wave nature of electron. अब हम क्या करते हैं कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्या दिया हुआ हमें, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और वो क्या कर रहा है, 1% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले, सबसे पहले क्या लिखते हैं, मास। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमें कैलकुलेट करना है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमें कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और जो प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी हमारी किसकी इक्वल है, 0.1 नहीं है, 1% है। 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी 1% ऑफ c, यानी 1/100 मल्टीप्लाई बाय किसके होगा, c, 3 इंटू 10⁸8 मीन्स 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर दे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम और वेलोसिटी 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ से ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और जब हम ये कैलकुलेशन कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.43 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या फिर 2.43 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमने कैलकुलेट करनी थी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था, सबसे बड़ा कि 1% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट की जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जिससे वो मूव कर रहा है वो क्या है, 1% है स्पीड ऑफ द लाइट। सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ द लाइट पता होनी चाहिए, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमें मास पता है, h कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी भी पता चल गई, तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट करके हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्या है 2.43 10⁻⁻10 मीटर या फिर 2.43 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आपको ये नहीं दिया होगा कि आप आर्मस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करो तो आप डायरेक्ट यहाँ तक भी छोड़ सकते हो अपने क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन विच हैज वेवलेंथ ऑफ 4.8 पिकोमीटर। ठीक है, हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर वेवलेंथ दी हुई है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है 4.8 पिकोमीटर, यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, सॉरी पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ये क्या है, हमारी वेवलेंथ है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv² होता है। ठीक है,
तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो हम डी ब्रोगली इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी होगी एच ओवर एम इंटू लैम्डा। एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास। मास होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो हमारी लैम्डा है वो हमें दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, ये सब वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी आएगी 1.52 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारी कैलकुलेट होगी। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। यानी हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड द वी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 1.051 इंटू 10⁻14 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। यानी 1.051 इंटू 10⁻14 जूल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हम जो काइनेटिक एनर्जी है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वेवलेंथ क्या है 4.8 पिकोमीटर है, वो किस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है 1.051 इंटू 10⁻14 जूल। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया एक काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का और एक क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन भी उनकी इजी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।